हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कुछ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, वेपराइजेशन के बारे में, बाद में व्हाट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वो सब सारी चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो सब बातें हम लोग ने की थी। तो नेक्स्ट अभी लैटिस वाला और एक्वेस वाला ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन वाला मिल रहा था, तो ये पार्ट हम लोग का डिस्कस हो चुका है। अभी ये आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जो थर्मोकेमिस्ट्री, जो अगला वाला ब्रांच रहेगा, मतलब जो नया पार्ट है, मतलब पूरे सिलेबस में अब तक हम लोग ने ये वाला पार्ट नहीं किया था। क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थियोरी सारी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एज सच, मतलब कि कुछ ऐसे बड़ा तीर नहीं मारना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ईजी है, सिर्फ हम लोगों को साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए और बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना है। ये सब चीज़ें याद रहेगी तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, उसकी फॉर्मूला याद रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है एक पर्टिकुलर एटम का, तो वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि तो आगे का थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो हो सकता है, आराम से हो सकता है। हेस लॉ जो लॉ होने वाला है उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आज ही सॉल्व कर सकता था, बट आई एम डूइंग कि पहले हेस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास एक टेक्निक थी जो जिसको हेस लॉ को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं थी, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट वॉट वी डोंट वी नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। पहले हेस लॉ को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे हेस लॉ की न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, स्टैंडर्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर कुछ उसमें अगर कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट रहेगा तो उसकी एंथैल्पी कैसे निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने वाले, बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है वो एक चीज़ पढ़ेंगे, और एक नोट लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे अगला पार्ट में। जो पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले उसमें वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन न्यूमेरिकल हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा तीन न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के पीछे से, दो तीन न्यूमेरिकल मैं खुद से पढ़ाऊंगा जो लास्ट ईयर के सिलेबस में थे। उसकी क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, अलग से क्वेश्चन मैं सेट दे दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ये करेंगे। और वेपराइजेशन का जो न्यूमेरिकल था, वेपराइजेशन बोलूँगा, वेपराइजेशन से लेके फ्यूजन से लेके वेपराइजेशन तक कैसे एंथैल्पी चेंज होगा, इसका न्यूमेरिकल एक बचा था, तो वो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री, हेडिंग डालो थर्मो केमिस्ट्री। यहाँ पे ध्यान दो। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री वो पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जहाँ पे हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस निकालते, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस निकालते। तो जहाँ पे हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे वो आएगा क्या, थर्मोडायनेमिक्स का वो ब्रांच आएगा जहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। सुनो अभी कैसे होते हैं उनमें, कि इसके पहले हम लोगों ने जो सिलेबस में पढ़ा था वहाँ पे फॉर्मूला था डेल्टा एच का, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला था, बराबर है। डब्ल्यू को लिखा था माइनस माइनस सॉरी डेल्टा एच को डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा माइनस डब्ल्यू को डब्ल्यू के जगह पे लिखा था डेल्टा एन आर टी या फिर पी डेल्टा वी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनल एनर्जी दी रहेगी तो हम लोग वो मेथड से सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या दिया रहेगा, यहाँ पे डेल्टा एच मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा। तो वो फॉर्मेशन के टाइम, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो वो फॉर्मेशन टाइप का एंथैल्पी दिया रहेगा। या फिर अगर मैं बात करूंगा कि अगर ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट तो उसको बोलते हैं कंबशन, तो कंबशन का एंथैल्पी दिया रहेगा। तो ये दो चीज़ का एंथैल्पी दिया रहेगा, हम लोग को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। तो वो वाला पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। इसके पहले भी एंथैल्पी चेंज निकाला है हम लोगों ने रिएक्शन का, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एंड इंटरनल एनर्जी दिया था और प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क दिया था, तो वैसे निकालना था, मतलब वॉल्यूम चेंजेस दिए थे या फिर डेल्टा एन दिया था, टेम्परेचर दिया था, ये सब। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम लोग यही बोलेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम लोग निकालने वाले। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या, जो 25 डिग्री सेल्सियस ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करने वाले आज के इसमें। हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री, लिखो उसमें स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन,
द स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। जो एंथैल्पी चेंजेस रिएक्शंस के हम लोग पढ़ने वाले उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। हो गया, हेडिंग डालो, उसके बाद सब हेडिंग एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन दो चीज़ें पढ़ने वाले, तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो पहला पार्ट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ब्रैकेट में लिखो हीट ऑफ रिएक्शन। सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं बताया, लास्ट ईयर के सिलेबस में था, ये ईयर के सिलेबस में नहीं है, बट तो भी हम लोग लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखो हीट ऑफ रिएक्शन, लिखो, मैं बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिखो। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज a chemical reaction is the enthalpy of reaction। ऐसी एंथैल्पी चेंज जो केमिकल रिएक्शंस को अकम्पनी करेगा, मतलब बताएगा कि केमिकल रिएक्शन में इतनी एंथैल्पी चेंज हुए है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हो गया। बिकॉज एंथैल्पी चेंज लिखो, बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। कंडीशन क्या थी, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हेंस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज होगा, तो इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है क्या? मैं वापस रिपीट करता हूं, जहां पे एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड बाय chemical reaction is the enthalpy of reaction, because the enthalpy change is amount of heat absorb या फिर release, absorb या फिर release करेंगे enthalpy in chemical reaction, therefore it is also called as heat of reaction। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी अगर मैं सपोज ऐसे बोलता हूँ कि सपोज मेरा कुछ कंपोनेंट है, मैं बोलूँगा कि A प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। प्रोडक्ट में ए और बी है, सॉरी रिएक्टेंट में ए और बी है और प्रोडक्ट में सी और डी है। मैं बोल रहा हूँ कि ए के स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हो रहे, कंपोनेंट बी, मॉलिक्यूल बी मतलब सब्सटेंस बी के स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल के रिएक्टेंट से, बी ऑफ रिएक्टेंट से, तभी जो प्रोडक्ट मिलेगा सी प्रोडक्ट, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, सी, और जो डी प्रोडक्ट मिलेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे स्मॉल डी। क्लियर है? अभी ध्यान दो, इसमें अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का रहेगा तो मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ध्यान दो, मैं पहले ब्रैकेट बना लेता हूं। हमेशा याद रखो कि एंथैल्पी जो भी रहेगा वो नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल कंसीडर किया जाएगा, बट यहां पे मोल कितना है, सी के कितने मोल से, स्मॉल सी, कैपिटल डी जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है उसके कितने मोल से, स्मॉल डी। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट की और यहाँ पे रिएक्टेंट की, तो अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलना है तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का निकालने का रहेगा तो क्या रहेगा, डी डी और एच डी, एंथैल्पी ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय, ये एंथैल्पी ऑफ डी जो रहेगा ना वो किसके लिए रहेगा, एक मोल के लिए रहेगा, तो मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस एच सी मल्टीप्लाइड बाय सी। सिमिलरली यहाँ पे एच बी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस एच ए मल्टीप्लाइड बाय ए। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बराबर है माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है पक्का? जहां पे एच ए एच बी एच सी एच डी आर क्या, एंथैल्पी ऑफ ए बी सी एंड डी। स्मॉल a, small b, small c, small d are the number of moles involved in a balanced chemical reaction। ये balanced chemical reaction है,
तो प्रोडक्ट किसका, एंथैल्पी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट में जितने भी एंथैल्पी से उसको मैं ऐड करूंगा, रिएक्टेंट में जितने एंथैल्पी से उसको मैं ऐड करूंगा, और इसका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या देगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ये कॉपी कर लो एज इट इज, पहले कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, पॉज करके कॉपी कर लेना, कर लिया कॉपी। उसके बाद लिखो where HA, HB, HC and HD are HA, HB, HC and HD are enthalpies of A, B, A, B, C and D, A, B, C and D having number of moles small a, small b, small c, small d respectively, having number of moles small a, small b, small c, small d respectively। ओके, ध्यान दो, मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान दो, ये लिखने के बाद डेफिनेशन आराम से आएगा। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज क्या है इधर, डिफरेंस, इज डिफरेंस बिटवीन ये क्या है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड reactant, sum of enthalpies of product and reactant with every substance in definite physical state। मतलब स्टेट क्या होना चाहिए, एक तो सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड दिया रहेगा तो सॉलिड ही लेना पड़ेगा, लिक्विड का लिक्विड दिया रहेगा तो लिक्विड में ही लेना पड़ेगा, विद इन अ डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड its amount is represented by the coefficient in the balance equation। मतलब क्या, बी का अमाउंट कितना है, स्मॉल बी, ए का अमाउंट कितना है, स्मॉल ए। क्लियर है क्या? तो इसका जो अमाउंट रहेगा वो बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट में लिखा रहेगा, देखो कोएफिशिएंट में लिखा है, देखो अमाउंट। क्लियर है पक्का? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट and that of reactants with every substance in definite physical state, with every substance at definite physical state and in the amount, ब्रैकेट में लिखो मोल्स, अमाउंट मतलब मोल्स रिप्रेजेंटेड इन द कोएफिशिएंट, रिप्रेजेंट बाय द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? अभी ध्यान दो, दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो हीट लिबरेट होता है या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है। जब भी हीट लिबरेट होगा या फिर रिलीज होगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट सिस्टम में आएगा केमिकल रिएक्शन के केस में तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अपना अगला केस रहेगा, तो हेडिंग डालो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लिखो the enthalpy of reaction delta H, the enthalpy of reaction delta H is positive or negative, is positive or negative, it depends upon enthalpies of product and reactant, it depends upon enthalpies of product and reactant। हो गया? अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा रहेगा और रिएक्टेंट का एंथैल्पी कम रहेगा, इसका मतलब जो डेल्टा एच आने वाला है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव डेल्टा एच रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो ये था ना, सिस्टम में हीट आता है, एंटर करता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो एब्जॉर्ब कभी करेगा जब प्रोडक्ट का ये पॉजिटिव रहेगा एंथैल्पी और रिएक्टेंट का एंथैल्पी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो लिखो इफ समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, मैं लिखता हूं यहां पे, summation of H product is greater than summation of H reactant, then delta H is positive। delta H अगर पॉजिटिव होगा तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा रिएक्शन रहेगा, एंडोथर्मिक। क्लियर है? इफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच नहीं यार, समेशन एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the chemical reaction and the reaction is called as endothermic reaction। MCQ में पूछ सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? एंडोथर्मिक कभी रहेगा, एक्सोथर्मिक कभी रहेगा। आगे लिखो similarly on the other hand if delta H of product is less than, if delta H of product is less than, delta H क्यों बोल रहा हूं मैं,
summation H of product is less than summation H of reactant, summation H of product is less than summation H of reactant, then delta H is negative, heat is released, it is released, और ये क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, लिखो डेल्टा एच ऑफ डेल्टा नहीं समेशन, क्लियर summation of product is greater is less than summation of reactant, then delta H is negative, heat is released by the chemical reaction and the chemical reaction is called as exothermic reaction। क्या, exothermic reaction। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। मैं अगले पार्ट पे जाता हूँ, एग्जाम्पल देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ऊपर और उसके बाद जाएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी पे। तो देखते हैं कि क्या है। ओके ओके दो रिएक्शन देखेंगे, दो रिएक्शन जो कि टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे है N2 इन गैशियस फॉर्म प्लस 2O2 इन गैशियस फॉर्म गिव्स NO2 ट्वाइस गैशियस फॉर्म, और इसका डेल्टा H जो दिया है, अभी सुनो, जो डेल्टा H ऑफ केमिकल रिएक्शन जो रहेगा वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H नॉट से। किससे, डेल्टा H नॉट से। तो डेल्टा H नॉट इसका रहेगा 66.4 किलो जूल। अगर दूसरा रिएक्शन देखूंगा, सेकेंड रिएक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया है, 2KClO3 रिएक्ट्स विथ सॉलिड फॉर्म में, रिएक्ट्स विथ 2KCl सॉलिड में गिव्स 3O2 गैशियस में। डेल्टा H नॉट जो है वो है -78 किलो जूल। मुझे बताओ एक्सोथर्मिक कौन सा रहेगा, एंडोथर्मिक। ये रहेगा एब्जॉर्ब, इसलिए एंडो, ये रहेगा एक्सो, रिलीज करेगा नेगेटिव हीट। क्लियर है, नेगेटिव मतलब रिलीज करेगा। सबको क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट क्या रहेगा, ध्यान दो बराबर से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे हुआ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लिखते डेल्टा एच नॉट से। इसके पहले डेल्टा एच ही लिख रहे थे, अभी डेल्टा एच नॉट बोले क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम लोगों ने डेल्टा एच लिखा। सुनो अभी ध्यान दो। जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस कंसीडर करते, केमिकल रिएक्शंस कंसीडर करेंगे ना, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी दिया रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा। मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब अगर मैं लैब में अगर वो कंडक्ट करने जाऊंगा एक्सपेरिमेंट्स, तो सारे प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहते। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जितनी भी जो भी चीज़ ले रहे, वो जितनी भी एंथैल्पी दी गई रहेंगी हम लोगों को न्यूमेरिकल में, जितनी भी थियोरेटिकली जो भी एंथैल्पी दी रहेगी, वो कंडीशन क्या रहेगा, उसका प्रेशर 1 बार रहेगा या फिर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और उसका जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो 1 मोल रहेगा। अगर ये कंसिडरेशन आएगा, ये कंसिडरेशन में लेंगे, 1 मोल पे ही दिया रहेगा, जो अपना दिया रहेगा, जो अपनी वैल्यूज दी है वो 1 मोल पे ही रहेगी। बट आगे अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की, अगर सॉल्यूशन की बात करेंगी, तो उसका उसका जो ये रहेगा, मतलब बोलते हैं ना कि जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 1 मोलार रहेगा, 1 कैपिटल M रहेगा। क्लियर है क्या। तो अगर मैं बात करूंगा एंथैल्पीज की, तो एंथैल्पीज अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे रहती है। बट अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा, तो रिएक्शन पे हम लोगों को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग टेम्परेचर की एंथैल्पीज लिख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी एंथैल्पीज आपको दी रहेगी उसका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा तो उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलार, 1 कैपिटल M। क्लियर है क्या। तो ये जो रहेगा वो हम लोग बात करेंगे। अभी सुनो, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जितनी भी एंथैल्पीज दी रहती है, अगर रिएक्टेंट की बात करूंगा, प्रोडक्ट की बात करूंगा या फिर रिएक्शन की बात करूंगा, वो 1 मोलर 1 मोल के लिए रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग एंथैल्पी को भी चेंज करेंगे। तो लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो। टू कंपेयर द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, टू कंपेयर द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, it is essential that it is essential that it is essential that
they are reported under similar conditions. They are reported under similar conditions. Such set of conditions are called as thermodynamics steady standard state. Thermodynamic standard state हो गया. The standard state of substance is in the form of most suitable at. The standard state of substance is the form in which it is most suitable at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, or exact, or usually at temperature 25 degrees Celsius, or usually at temperature 25 degrees Celsius. If the reaction involves solution, then the standard state are 1 molar concentration, 1 molar, 1 capital M concentration. क्लियर है यहाँ तक? ओके, ध्यान दो, अभी आगे ध्यान देते. इसके बाद डेफिनेशन लिखते स्टैंडर्ड एंथैल्पी की. लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज. स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द एंथैल्पी standard enthalpy of reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when all the substance are involved are in the standard state. मतलब standard state में जब substance रहेंगे तो एंथैल्पी चेंज हो रहेगा, वो क्या रहेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगा. क्या रहेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगा. तो लिखो अभी इस बार, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the chemical reaction when all the substance involved are in the standard state. जब स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा तो उस एंथैल्पी का नाम क्या रहेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी. क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड स्टेट में अगर सब्सटेंस रहेगा तो उसका एंथैल्पी का नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच नॉट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच नॉट. क्लियर है? पक्का? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है वो देख लेते हैं. थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसके बाद दो ही चीज बच जाती है, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. दो ही चीज बच जाएगी. तो लिखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, पहले डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग. इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच the exact value of enthalpy change, physical state and number of moles. जो अभी इसके पहले हम लोगों ने लिखा था, देखो, N2 gaseous form plus 2O2 gaseous form gives 2NO2 gaseous form. ये जो लिखा था, और यहाँ पे लिखा था डेल्टा एच नॉट कितना था? 66.4 किलो जूल. देखो, इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्या लिखते हैं? N2, हाँ N का 2 है बराबर, N का 2 है बराबर. O2 का, ऑक्सीजन के कितने हुए एटम्स? 4. तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4. तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन विच द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज पता है? हाँ पता है, एंथैल्पी चेंज पता है. फिजिकल स्टेट पता है? गैशियस, हाँ पता है. उसके बाद एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर स्पेसिफाइड. नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 2, नंबर ऑफ मोल्स 2. बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का दिया है. फिजिकल स्टेट दिया गया है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिया है, क्या है? अभी such chemical equations are called as thermochemical equation. Such chemical equations are called as thermochemical equation. समझ में आ रहा है? ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो लिखो, एक बार वापस डेफिनेशन में रिपीट करता हूं. द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन विच द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, physical state and number of moles of reactants are products are specified, and number of moles of reactants and products are set or are specified. Such an equation is called as thermochemical equation. Such an equation are called as thermochemical equation. Clear है पक्का? अभी हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. स्टेप्स फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. पहला पॉइंट, the equation must be balanced for the number of moles of reactant and product. The equation must be balanced for the number of moles of reactant and product. लिखा है क्या? बैलेंस इक्वेशन है क्या? नंबर ऑफ मोल्स लिखा है क्या? हाँ है, बराबर है. तो पहला स्टेप तो बराबर हो गया. द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट,
the numerical value and appropriate sign of enthalpy change must be shown in the right hand side of the equation. देखो right hand side of the equation में लिखा है, देखो numerical value और sign है, sign प्लस है मतलब क्या हुआ, absorb. तो लिखो the numerical value and appropriate sign of enthalpy change must be shown in the right hand side of the equation. Must be shown in the right hand side of the equation. हो गया. आगे, the physical state of reactant and product must be specified in letters as S मतलब solid, G मतलब gaseous और L मतलब liquid. उसके बाद AQ डॉट मतलब एक्वस. क्लियर है. वापिस रिपीट कर दो. द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द लेटर ऑफ एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैशियस, एल मतलब लिक्विड, ए क्यू मतलब एक्वस. देखो गैशियस में फिजिकल स्टेट बताया गया. क्लियर है. आगे, उसके बाद आगे द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, the given value of delta H naught assumes that the reactions occur in a particular direction. Assumes that the reaction occurs in particular direction. इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं प्लस 66.4 किलो जूल रहेगा, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 2O2 गिव्स 2NO2. ये हो गया. अगर मैं केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो ये 66.4 जूल है, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच नॉट बनेगा -66.4 किलो जूल. मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया. मतलब 2NO2 फर्दर गिव्स N2 इन द गैशियस फॉर्म प्लस 2O2 इन द गैशियस फॉर्म. क्लियर है क्या. इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग द रिएक्शन. व्हेन यू रिवर्स द रिएक्शन यू चेंज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट. when you reverse the reaction you change the value of delta H naught. इसका मतलब क्या है, अगर रिएक्शन यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन बन गया कौन सा, एंडोथर्मिक. अगर रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन था वो बन जाएगा क्या, एक्सोथर्मिक. देखो ना, प्लस का बदल गया माइनस. क्लियर है क्या. तो लिखो द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट एज्यूम्स दैट द रिएक्शन occurs in a particular direction. after reversing the reaction the sign of delta H naught must be changed. The sign of delta H naught must be changed. Thus delta H naught for reverse reaction is equal in magnitude and opposite in sign to the value of corresponding forward reaction. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का उल्टा करूंगा तो रिएक्शन रिवर्स होगा, डेल्टा एच का वैल्यू सेम रहेगा बट जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा. मैं वापस रिपीट करता हूं, द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन to the corresponding forward reaction. हो गया. after reversing the reaction the exothermic reaction becomes endothermic and vice versa. हो गया. आगे लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. लिखो if the coefficient indicating the number of moles of all the substance in the thermochemical equation are multiplied or divided by numerical factor मतलब क्या, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, अगर 4 करता हूं तो मल्टीप्लाई क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो एक्स्ट्रा. यहाँ पे 2 पहले से ही है, अगर मेरे को यहाँ पे 4 लाने का रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर ऐसे बोला है कि ये डिकम्पोजिशन है, मैं आपको बताता हूँ, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन डिकम्पोजिशन नहीं, इसको बोलते कंबशन हो रहा है. तो मैं अगर बोलूंगा कि अगर मेरे को 2 मोल्स चाहिए तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, वापस 4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. इसका मतलब क्या है, तो ये डेल्टा एच जो था उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. मतलब अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, अगर मेरे को इसको यहाँ पे हाफ लाना चाहिए था तो यहाँ पे भी करूँगा हाफ तो ये बन जाएगा 2, यहाँ पे भी करूँगा हाफ तो बन जाएगा 2.
तो इसको भी करना पड़ेगा हाफ से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मैं अगर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, या फिर मेरे को ऐसे दिया है कि हाफ मोल पूछा गया है, ये जो था वो किसके लिए था, ये जो था मतलब जो पहले वाला रिएक्शन जो था वो किसके लिए था, एक सेकेंड है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे वन रहेगा, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता तो अगर ये वाला इक्वेशन था, जो पहले वाला इक्वेशन था यहाँ पे, ये किसके लिए था, ये नॉर्मल रिएक्शन दिया गया था, बैलेंस इक्वेशन। बट अगर मेरे को पूछा है कि हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स पूछा है, तो मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर मेरे को ऐसा बोला है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है, तो यहाँ पे 2 करूंगा, यहाँ पे 2 करूंगा, यहाँ पे 2 करूंगा, ये 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, इधर भी मल्टीप्लाई 2 करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इक्वेशंस को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वैसे ही मेरे को एंथैल्पी चेंज को, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो, if the coefficient indicating the number of moles of all the substance in the thermochemical equation are multiplied or divided by numerical factor, then the value of delta H naught must also be multiplied or divided by the same factor, must also be multiplied by and divided by same factor। क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? एग्जाम्पल लिख दो, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख दो, देखो, the equation signifies that 1 mole of nitrogen in a gaseous form, 1 mole of nitrogen in a gaseous form reacts with 2 mole of oxygen in a gaseous form, 2 moles of oxygen in a gaseous form to give 2 mole of nitrogen dioxide in a gaseous form, where the enthalpy increases by 66.4 kilojoule, where the enthalpy increases by 66.4 kilojoule, और enthalpy is absorbed, या फिर heat is absorbed बोल सकते हैं, heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system। क्लियर है? पक्का? all the components in the reaction are in the standard state। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, तो सब प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट और रिएक्शन किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। हो गया? हेडिंग डालो, अभी हेडिंग डालो। मेरे को पता है कि थ्योरी है, थोड़ा अपने को वैसे ही के वैसे ही याद रखना पड़ेगा, नो चॉइस, वी हैव टू स्टडी एंड रिमेंबर द डेफिनेशन एज इट इज़। इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो मज़ा आने वाला है, थोड़ा थोड़ा बैर कर लो। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बीच में एक मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख के दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेते, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो देख लेंगे हम लोग। लिखो, standard enthalpy of formation, also represented as delta H naught F। देखो ऐसे, delta H naught F, standard enthalpy of formation। लिखो, standard enthalpy of formation of a compound is defined as standard enthalpy of formation of a compound is defined as enthalpy change that accompanies a reaction, enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state, 1 mole of pure compound in its standard state is formed from the is formed from the elements from its elements which are also in its standard state। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ फॉर्मेशन का, तो ऐसे लिखूंगा, देखो, H2 in gaseous form plus half O2 in gaseous form gives H2O in liquid form, जहाँ पे डेल्टा H नॉट रहेगा -286 किलो जूल। इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा एच जो है उसको ऐसे भी लिख सकते, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, जो कि है -286 किलो जूल। इसको बोलेंगे एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, H2O। देखो ना, H2 फॉर्म हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है, H2O का। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, पहले कॉपी कर लो, रिएक्शन कॉपी कर लो, उसके बाद लिखो
1 mole of hydrogen gas reacts with half mole of oxygen. 1 mole of hydrogen gas reacts with half mole of oxygen gas to gives to give to give H2O in a liquid form. To give H2 1 mole of H2O in a liquid form. The enthalpy of formation of H2O is delta H naught suffix में F और H2O is minus 286 kilojoule. That is heat is released from the system. That is heat is released from the system. ओके और एक एग्जांपल लेता हूँ सी मतलब ग्राफाइट किस में रहता है सॉलिड फॉर्म में रहता है प्लस 2H2 किसके फॉर्म में रहेगा गैशियस गिव्स CH4 गैस डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू -74.8 किलो जूल. ओके इधर क्या रहेगा मेरे को बताओ. इधर लिखेंगे डेल्टा H नॉट F किसका CH4 का कितना रहेगा -74.8 किलो जूल. क्लियर है. यहाँ पे क्या बोलेंगे एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इक्वल्स टू -74.8 किलो जूल. अभी ध्यान दो जब भी हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में लेते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन मतलब एलिमेंट मतलब क्या हुआ अकेला कंपाउंड मतलब दूसरा कोई उसका साथी नहीं रहेगा मतलब दो मॉलिक्यूल को मिलके अगर मॉलिक्यूल नहीं बनता रहेगा वो एक स्टैंडर्ड बोलूंगा कि एक एलिमेंट हो जाता है उसका. तो अगर मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूंगा तो वो हमेशा जीरो लेगी. मतलब क्या अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे डेल्टा H फ्यूजन ऑफ कार्बन या फिर डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रोजन या फिर डेल्टा H नॉट एक मिनट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. मतलब हम लोग अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट में देखो ये एलिमेंट नहीं है ये मॉलिक्यूल है ये एक सब्सटेंस है दो मॉलिक्यूल्स साथ में आ रहा है एक मिक्सचर बन रहा है CH4 का मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया. अगर सिंगल एलिमेंट की बात करो मतलब कार्बन एक सिंगल एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट हो गया दूसरा कुछ का कॉम्पोजिशन ये है दूसरा कोई चीज़ ऐड नहीं हो रहा है उसमें. H2O ये एक मॉलिक्यूल हो गया H ये एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया ये एलिमेंट्स की एंथैल्पी कितनी रहेगी जीरो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स कितनी रहेगी जीरो. तो हमेशा केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री के रिएक्शन सॉल्व करते वक्त जो एंथैल्पी चेंज रहेगी किसकी एंथैल्पी चेंज अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट्स की तो वो कितनी होगी जीरो. तो नोट लिखो नोट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो. दैट इज ये लिख दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जगह पे यूज होगा प्लीज ये मिस्टेक नहीं करना है. जहां पे भी ऑक्सीजन सिर्फ दिखेगा हाइड्रोजन दिखेगा ऐसा कोई भी कंपाउंड रहेगा और एग्जाम में आपको जो एंथैल्पीज स्टैंडर्ड एंथैल्पीज दी रहेगी उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैल्यूज दी नहीं रहेगी आयन रहेगा Fe2 रहेगा तो उसकी वैल्यूज दी नहीं रहेगी तो वो कितनी लेनी है हम लोग को हमेशा जीरो लेनी है. क्लियर है क्या. ये कॉपी कर लो ये पूरा हो गया. आगे लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. उसके बाद मेरे फेवरेट पार्ट पे जाएंगे हम लोग. फेवरेट पार्ट मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल. एक हेडिंग डालो लास्ट वाला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ पहले लिख लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ उसको हाँ और एक चीज़ वो फॉर्मेशन था तो F लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा H नॉट C. लास्ट डेफिनेशन इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हम लोग देखेंगे वाला पार्ट. तो लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of substance in a standard state reacts completely with oxygen और is completely burned. मैंने बोला ना ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं कंबशन बोलते हैं. रिएक्ट्स completely with oxygen or it's completely burned. Example लिखते CO in a gaseous form
half O2 in a gaseous form gives CO2 in a gaseous form. Delta H naught combustion is nothing but -283 kilojoule. क्लियर है? डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ वॉट, किसका कंबशन हो रहा है? अभी इसका कंबशन नहीं, फॉर्मेशन होता तो ये वाला पार्ट आता था, फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोला तो ये वाला पार्ट आता था, बट अभी हम लोग कंबशन की बात करें। कंबशन किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करूंगा तो डेल्टा एच सी कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच नॉट सी किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड कितना? -283 किलो जूल। Clear है? 1 mole of carbon monoxide in a gaseous form reacts with half mole of oxygen in a gaseous form to gives CO2. To gives CO2 in a gaseous form, that is delta H of combustion of CO carbon monoxide is -283 किलोजूल। सबको क्लियर है? पक्का ये वाला पार्ट। आगे हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप मारते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे और एक चीज ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल टोटल कुछ 5 या 6 न्यूमेरिकल करने वाले। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, समझोगे। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया बराबर से तो बहुत इजी है, इसके जैसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे नहीं आपको कहीं पे। तो न्यूमेरिकल्स पे जंप मारते। क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो टेक्स्ट बुक का मतलब मैं एक्स्ट्रा मतलब प्रीवियस ईयर का अगर बात करूंगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 11 थे, मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 थे, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं PDF देख लेता हूँ। एक सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर 11th प्रीवियस ईयर का। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 को बुक खोलने दो। क्वेश्चन नंबर 11 ओके, आप क्वेश्चन लिख सकते हो साथ में, मेरे क्वेश्चन साथ में लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। हाउ मच हीट इज हाउ मच how much heat is evolved when how much heat is evolved when 12 gram of when 12 gram of CO react with NO2 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन लिखा मैं, जो क्वेश्चन का रहेगा वो दे दूंगा, फोटोज तो आपको भेज दूंगा, बट लिखो हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विद NO2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दिया है रिएक्शन 4CO reacts with gaseous form reacts with 2NO2 in a gaseous form gives 4CO2 in a gaseous form plus N2 in a gaseous form। ये दिया गया। बैलेंस है क्या? देखो 4C 4O, ये 4, ये 8 होगा, ये 2 × 2 8 हो जाएगा, 4 + 4 8, 2 × n n × 2 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अभी उन्होंने बोला है डेल्टा H नॉट दिया गया है -1198 किलो जूल। सुनो अभी मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मोल ऑफ CO, ये रिएक्शन में दिया गया है, बट मेरे को पूछा है 12 ग्राम पूछा है, 12 ग्राम ऑफ CO के लिए पूछा है। मेरे को दिया है कितना है? 4 मोल। ये 12 ग्राम मतलब 4 मोल होता है क्या? नहीं, चेक करते 12 ग्राम मतलब कितना मोल होता है। तो मोल कैसे निकालना होता है? अरे मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालते, मास डिवाइड बाय मोलार मास, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो मुझे बताओ कि अगर मैं मोलार मास निकालना होगा मुझे इसका, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो बताओ नंबर ऑफ मोलार मास क्या रहेगा? CO का। कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना आएगा? 28। नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा? मास डिवाइड बाय मोलार मास। ये मास कितना है? 12, मोलार मास कितना है? 28। तो ये करेगा, ये 6 जा, ये 14 जा, बराबर हाफ कर दिया, ये 3 जा और ये 7 जा, क्या आएगा? 3/7। ओके, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने? 4, मेरे पास कितने? 3/7। ए अगर मेरे को पूछा गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 मोल जब था तभी हीट कितना दिया मैंने, मतलब हीट लिबरेट कितना हुआ? डेल्टा H नॉट ऑफ
CO कितना था, फॉर्मेशन लिखते, CO लिखते, कितना था वो, -1198 किलो जूल। CO नहीं लिखते, डेल्टा एच नॉट कितना था, -1198 किलो जूल। अभी कितने मोल से, कितने मोल है, 3/7 मोल, बराबर है। तभी कितना रहेगा डेल्टा एच नॉट फॉर 3/7 मोल कितना रहेगा, तो सॉल्व करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा एच नॉट 3/7 मोल के लिए कितना रहेगा, ये आएगा -3/7 नहीं लिखते यहाँ पे लिखते कितना ग्राम है, 12 ग्राम, 12 ग्राम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 12 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, मास अपॉन मोलार मास, मास कितना है 12 ग्राम दिया है, मोलार मास कितना है 12, कार्बन का 16 का, 16 किसका, ऑक्सीजन का, ऐड किया। अभी क्या करूंगा मैं, ये 1198 बराबर है मल्टीप्लाइड बाय 3/7 डिवाइडेड बाय 4, और अगर इसका वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू आता है 1 नहीं 128.4, 128.4 किलो जूल माइनस में, क्लियर है। डेल्टा एच नॉट किसके लिए, 12 ग्राम ऑफ CO के लिए, समझ में आ रहा है। अपने को 4 मोल दिया था, 4 मोल 12 ग्राम मतलब 4 मोल नहीं होता, पूछा था 12 ग्राम के लिए, तो मैं 12 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाला, 4 मोल के लिए इतना था, 4 मोल के लिए इतना था, तो 3/7 मोल के लिए कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है पक्का। क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो टेक्स्ट बुक का मतलब अपने नए सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये ओल्ड सिलेबस के था, तो मैंने क्वेश्चन डिक्टेट किया था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर डिक्टेट किया था क्वेश्चन। अभी नए सिलेबस के मतलब अभी तुम लोग का जो टेक्स्ट बुक है उस सिलेबस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखने वाले, न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन मेरे हाथ में ही है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान दो। उन्होंने बोला है व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2, बोला है 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ CIF एज पर, मतलब CIF दिया है, CIF, CIF नहीं सॉरी क्लोरीन है यार, एक सेकेंड एक सेकेंड, CI बराबर है, CIF इन अ गैशियस फॉर्म प्लस O2 in a gaseous form gives CI2O in a gaseous form plus OF2 in a gaseous form। उन्होंने बोला एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन का 38.55 किलो जूल, ये दिया गया है। डेल्टा एच नॉट दिया है, मेरे को पूछा है डेल्टा एच नॉट जब O2 कितना रहेगा 6 ग्राम, मेरे को बताओ O2 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे O2 1 ग्राम है, 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं 1 मोल है। 6 ग्राम मतलब कितना मोल है पहले निकालते, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास ऑफ O2। मास कितना है 6, मोलार मास कितना है 36, तो कितना आएगा 1/6। अभी मुझे बता हम लोगों ने क्या किया था, जब यहाँ पे 1 मोल था, 1 मोल था, तभी डेल्टा एच नॉट कितना था, डेल्टा एच नॉट कितना था 38.55 किलो जूल। जब 1/6 मोल होगा तभी डेल्टा एच नॉट कितना रहेगा, ये पूछा है, कभी 6 ग्राम पे। तो सॉल्व करूंगा तो डेल्टा एच नॉट 6 ग्राम के लिए जो रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 38, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड 38.55, कुछ गड़बड़ की मैंने, बराबर है 6/36 बराबर है 1/6 बराबर है 1 मोल के लिए इतना है, तो ओके 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 ओके, सपोज मैं एक सेकेंड ना, मुझे क्वेश्चन को बराबर से देखने दो, कहाँ पे गया,
मुझे एक बार वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालनी है 38.55 मल्टीप्लाई बाय 6। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, ओके। तो ओके कुछ गड़बड़ हो गई है शायद से। एक सेकेंड, मेरे को क्वेश्चन देखने दो वापस एक बार। 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद CIF as per CIF plus O2 gas in ClO2 gives ClO2 plus OF2 in a gaseous form. The enthalpy change of क्या बोला है, 38.55 38.55। ओके ओके, ये आएगा 32 बराबर ना। कितना है ऑक्सीजन का, ये कितना है 18 है ना ऑक्सीजन का, मैंने गलती कर दिया वहाँ पे 32 आएगा एक्चुअली, वो 16 नहीं आएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा, 32 आएगा। तो ये बनेगा 6/32 बराबर है। बराबर, अभी बराबर है। मैंने ये गलत ले लिया था, यहाँ पे गलत ले लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/32। ओके, एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ने दो। व्हेन अ 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद CIF एज पर दी 2 CIF प्लस O2 gaseous form gives CIO gaseous form plus OF2 the enthalpy change in 38 point, एंथैल्पी चेंज दिया 38.5। मेरे को पूछा गया है क्या, टोटल एंथैल्पी चेंज ये पूछा गया है। तो टोटल एंथैल्पी चेंज कैसे निकालूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 6 ग्राम निकाला लिखा, बाद में ऑक्सीजन कितने पूछा, ऑक्सीजन में पूछा है अपने को पूछा है 6 ग्राम का पूछा है ऑक्सीजन, बराबर है। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल आ रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने को ट्राई किया हम लोग ने, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, मास अपॉन मोलार मास। अगर मास अपॉन मोलार मास ले लिया तो यहाँ पे कितना था 6/32, जो कि आता है 6/32 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी वो लोग ने क्या दिया है, ओके एक मिनट एक सेकेंड, ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। सुनो सुनो, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो। ये जो दिया गया है, ओके ये जो दिया गया है, ये कहाँ पे गया, ये 6 ग्राम के लिए दिया है, थोड़ी गड़बड़ होगी। ये 6 ग्राम के लिए दिया है। मेरे को पूछा है क्या मालूम है, मेरे को पूछा है स्टैंडर्ड, पूछा है स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल के लिए पूछा है। सुनो सुनो, ये गड़बड़ हो गया, ये 6 ग्राम के लिए दिया है। क्वेश्चन में वापस पढ़ता हूँ, सुनो ध्यान दो, क्वेश्चन वापस पढ़ता हूँ। व्हेन अ 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद CIF एज पर रिएक्शन दिया, द एंथैल्पी चेंज इज, मतलब ये किसके लिए, 6 ग्राम के लिए, बराबर है। मेरे को पूछा गया है डेल्टा H0 किसके लिए, 1 मोल ऑफ O2 के लिए। समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे बताना है कि उल्टा हो जाएगा, ये पूछा गया है और ये दिया गया है कितना 38.55 किलो जूल। अभी देखते, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा डेल्टा H0 इक्वल टू 38.55 डिवाइडेड बाय 6/32। ये 32 ऊपर जाएगा तो आएगा 38.55 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ किया, मैंने गलती से 36 ले लिया, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। तो 30 मैं वापस कैलकुलेट करके देखा, 38.55 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय 6, आंसर आ रहा है 205.6 किलो जूल। क्लियर है पक्का। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हट गए हम लोग क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से हट गए तो क्वेश्चन गलत आ गया आंसर। तो ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया कि 38.55 किलो जूल ऑफ हीट जब होगी, मतलब जो भी हीट रहेगी वो कभी रहेगी मन में, जब 6 ग्राम ऑफ O2 के लिए रहेगी। क्वेश्चन बराबर से अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है 6 ग्राम ऑफ O2 जब रिएक्ट करता है तभी जो हीट रिलीज होती है वो होती 38.55, ना कि वो 1 मोल के लिए रहेगा। मैंने गलती से 1 मोल ले लिया, तो यहाँ पे ये लिख लिया, रिएक्शन लिख लिया। अभी मुझे निकालना है क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड कभी होता है रे,
स्टैंडर्ड मतलब होता है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल का एंथैल्पी निकालने को बोला है, अपने को दिया है 6 ग्राम का, पूछा है 1 मोल का, उल्टा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था उसका उल्टा हो गया। तो नंबर ऑफ मास अपन मोलर मास लिख दिया। अभी 1 मोल का पूछा है मेरे को, मेरे पास कितना है मोल्स, 6/32 का मोल है, मतलब मैंने निकाला है 6 ग्राम मतलब 6/32, ये दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 कंफ्यूज मत होना, सॉरी मेरे साइड से मैं गलती हो गई कि मैंने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते। तो आपके टेक्स्ट बुक जो आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 था, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं था, एक सेकेंड, ओके ओके, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, गलती हो गई मेरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी। मैंने क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नंबर 11 थे पुराने टेक्स्ट बुक का। अभी जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर 15 थे नए टेक्स्ट बुक का। तो नए टेक्स्ट बुक में जाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में मिलेगा तुम लोगों को। सॉरी, थोड़ा पता नहीं मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। एक तो पहली बात तो 6 ग्राम का दिया गया था, मैंने गलती से 1 मोल ले लिया, वहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया था। पूछा गया था 1 मोल, दिया गया था 6 ग्राम का, मैंने निकाला 6 ग्राम का, कंसीडर किया 1 मोल का। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन का मोलर मास ले लिया, कितना, 32 लिया। तो होता है गलती, मैं चेक कर रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं वो चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे कि नहीं। तो मिस्टेक करता हूँ मैं जानबूझ के, कभी कभार मिस्टेक करनी पड़ती है, बच्चे लोग का ध्यान है कि नहीं देखने के लिए। तो तुम लोगों का ध्यान तो था नहीं, कोई बच्चा मेरे को बोला भी नहीं कि सर गलत हो गया है। तो आई होप, मैं कंसिडर करता हूँ कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ो बराबर से पढ़ो यार प्लीज़, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, तो होते रहता है। जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था क्वेश्चन नंबर 10, मैंने टाइमलाइन लिख के रखी, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये पुराने टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 10 ओल्ड टेक्स्ट बुक, ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है उन्होंने, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। लिखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2C2H6 in a gaseous form plus 7O2 in a gaseous form gives 4CO2 in a gaseous form plus 6H2O in a liquid form. डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, -3119 किलो जूल। और दिया कुछ, डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, CO2 दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H नॉट F किसका दिया है, H2O का दिया है -285.8 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो, ये पर मोल क्यों है, क्योंकि इसमें ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल से। अभी ध्यान दो, CO2 यहाँ पे है, पूछा क्या उन्होंने पूछा है फॉर्मेशन किसका, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन किसका, C2H6 का पूछा है। ओके, मुझे बताओ कि अगर मैं रिएक्शन सॉल्व करने से पहले मुझे एक चीज़ पता थी कि डेल्टा H नॉट क्या था, समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। अभी मुझे बताओ प्रोडक्ट कौन से, प्रोडक्ट है CO2 और H2O, और रिएक्टेंट कौन से, O2 और C2H6। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, O2 एलिमेंट है तो O2 को मैंने सर्कल किया, और मुझे एक चीज पता है कि एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट कितनी होती है, 0। तो इसकी वैल्यू तो 0 आने वाली है, मेरे को ये वाली चीज निकालनी है। ध्यान दो, अभी डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा HP को कैसे लिखूंगा, मुझे बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में है H2O और CO2। H2O का कितना ही है, मोल्स कितना है, 6, तो 6 डेल्टा H नॉट H2O प्लस, सम करें ना, समेशन मतलब प्लस, प्लस 4 डेल्टा H नॉट किसका, CO2, बराबर है, माइनस एक ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 7
इंटू डेल्टा एच नॉट O2 प्लस 2 डेल्टा एच नॉट C2H6। अभी मुझे बताओ एक एक वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ये CO2 नहीं है, O2 है, O2 है। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0 का, तो लिखता हूं मैं डेल्टा एच नॉट A6 इंटू डेल्टा एच नॉट H2O कितनी है? -285.8 प्लस 4 इंटू CO2 कितनी है? -393.5 बराबर है माइनस 7 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की कितनी होती है? 0, क्योंकि ये एलिमेंट के फॉर्म में, प्लस 2 इंटू मुझे नहीं पता है डेल्टा एच नॉट C2H6, ये वैल्यू पता नहीं है मुझे। अभी ध्यान दो, ये सॉल्व करते हैं एक एक चीज को। ये डेल्टा एच नॉट ये कितनी दी है? डेल्टा एच नॉट कितनी दी है? माइनस कितनी दी है? -3119। ओके, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। मैं पहले सबसे पहले मैं कैलसी से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी वो सब चीज़ों में नहीं गिर रहा हूँ। तो क्या करेगा, मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ। -3119 इक्वल्स टू 6 इंटू, मैं कर रहा हूँ ये पूरे टर्म को ऐड कर रहा हूँ। 6, देखो मैं, आप देख सकते हो, 6 इंटू -285.8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू -393.5। ओके, इसकी वैल्यू आ रही है 3 -3288.8। ये माइनस अंदर जाएगा तो बनेगा -2, ये तो 0 हो गया। 2 डेल्टा एच नॉट C2H6। अभी इस टर्म को यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या आएगा? ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं क्या आएगा? -3288.8, उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो +3288.8 -3119, ये आ रहा है 169.8 इक्वल्स टू -2 डेल्टा एच नॉट C2H6। अगर मेरे को करना है तो माइनस को इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा -169.8 टू डेल्टा एच नॉट C2H6। अगर डिवाइड बाय टू करता हूँ तो आता है 84.9। तो डेल्टा एच नॉट C2H6 की जो वैल्यू है वो है -84.9 किलो जूल। क्लियर है? इसको डिवाइड बाय टू कर दिया, सबको क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मीथेन C2H6 की बात कर रहे हैं, गैस का 7O2 रिएक्ट हो रहा है, बाद में 4CO दे रहा है, उसके बाद 4CO2 दे रहा है और 6H2O दे रहा है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया गया है, डेल्टा एच ऑफ CO2 दिया गया है, डेल्टा एच ऑफ H2 दिया, बट ये 1 मोल के लिए, सब कुछ 1 मोल के लिए। मुझे निकालना है किसके लिए? ये CO2 का जो 4 मोल्स है, देखो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, ये जो H2 है वो किसके लिए? 6 मोल। ऑक्सीजन वो एलिमेंट के फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन का एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी पे चेंज वो 0 रहेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या? रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट में कौन कौन है? H2 और CO2, H2 और CO2, बट नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया। देखो नंबर ऑफ मोल 6 है तो मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो मल्टीप्लाई किया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ऑक्सीजन का एंथैल्पी कितना रहेगा? 0, क्योंकि वो एलिमेंट के फॉर्म में। सॉल्व किया, सब टर्म्स को यहाँ पे लेके आया, क्योंकि C2H6 निकालने का था, सब कुछ सब टर्म्स को यहाँ पे लिया, सॉल्व किया, आंसर निकाला। फाइनल आंसर कितना है? -84.9 किलो जूल। सबको क्लियर है? -84.9 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रीवियस सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं 15 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, मैं बार बार क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर क्यों जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखते। मैं ये रफ करता हूँ, आई होप ये आपका हो गया रहेगा, आपने कॉपी किया रहेगा, तो मैं रफ कर देता हूँ। लेक्चर 1 घंटे के ऊपर गया है, मुझे पता है। ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 10 था ओल्ड सिलेबस का, तो मैं फोटो भेज दूंगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिल जाएगा। मैंने डिक्टेट तो किया है, तो डिक्टेट से ही आप काम चला सकते हो वैसे तो, बट अगर नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, ध्यान दो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 मैं डिक्टेट फटाफट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू सिलेबस। ओके, calculate standard enthalpy of reaction of F2O3 Fe2O3 F2 नहीं Fe2 solid plus 3CO gaseous gives 2Fe solid plus 3CO2 gaseous। ओके, मुझे दिया गया है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, Fe2O3 दिया है कितना, -824 किलो जूल पर मोल। उसके बाद डेल्टा एच एफ दिया है सी ओ का कितना, -110 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एच दिया है फ्यूजन एच नॉट है, सारे स्टैंडर्ड एंथैल्पी है किसका, CO2 का कितना, -393 किलो जूल पर मोल। पूछा क्या है, डेल्टा एच नॉट केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है। ओके, ध्यान दो। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, बराबर है। एक चीज़ देखूंगा कि ये एलिमेंट के फॉर्म में, देखो ना सिर्फ आयन अकेला है, Fe अकेला है, तो वो एलिमेंट के फॉर्म, बाकी सब कंपाउंड के फॉर्म में, तो टेंशन नहीं लेने का। अभी ध्यान दो, मुझे बताओ डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला है डेल्टा, एक सेकेंड, डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला है एच पी माइनस समेशन एच आर। मुझे पता प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में है CO2 और Fe, तो लिखूंगा मैं 3 डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन किसका, CO2 का, प्लस 2 डेल्टा 2 डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन किसका, आयन का, माइनस समेशन किसका है, 3 डेल्टा एच नॉट किसका, CO का फॉर्मेशन है, प्लस 1 डेल्टा एच नॉट किसका, Fe2O3 फॉर्मेशन, बराबर है। डेल्टा एच नॉट निकालने के लिए, 3 डेल्टा एच सी नॉट, CO2 कितना है, कितना है, -393, बराबर है, प्लस 2 डेल्टा एच एफ ई कितना है, डेल्टा एच एफ ई होगा 0, क्योंकि वो किसके फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, -3 इंटू CO का कितना है, CO का -110, प्लस यहाँ पे 1, Fe2O3 कितना है, -824। अभी सॉल्व करते डायरेक्टली, हम लोग कैल्सी से ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा ये मगजमारी नहीं कर रहा हूँ मैं, कैल्सी से डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। तो कैल्सी क्या बोलता है देखते, 3 इंटू 393 ये आता है -1179, 3 ब्रैकेट -110 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 ब्रैकेट -824, ये आता है -1154, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू -1154, ये माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस रहेगा -1179 प्लस 1154, तो आता है -1179 प्लस 1154, ये आता है -25। देखते -25 ही है क्या आंसर, आंसर -25 है, -25 है। क्लियर है। उसमें पूछा गया था रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का ही पूछा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं एक बार देखता हूँ कि बैटरी कितनी बची है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हुआ है ना, तो एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, वैसे तो एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे डायरेक्टली, जब मारेंगे क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको आना है, ये 19 है ना,
एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपको आना है कौन से वाले में? 10, 19, 18, 18th पे आना है। क्वेश्चन नंबर 18th पे आना है। क्वेश्चन नंबर 18th पे आना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 18th, न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हम लोग वाइंड अप कर देंगे आज का लेक्चर को। हाँ, मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाला पार्ट भी करना था, बट वो मैं बाद में कर दूंगा। अभी एक वेपराइजेशन और इसका टेक्स्ट बुक का न्यू सिलेबस का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 18 क्वेश्चन नंबर। तो लिखो क्या लिखा क्वेश्चन में, क्या दिया है? कैलकुलेट दी टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, heat it to 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर। मतलब पहले क्या है, आइस को मेल्ट करना है। आइस को मेल्ट करने के बाद उसको आइस का टेम्परेचर बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद वहाँ पे उसको इतना हीट करना है कि वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर मैं, इन लोगों ने और क्या क्या दिया है, उन्होंने और कुछ कुछ दिया है कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया है, और स्पेसिफिक हीट दिया है। तो उन लोगों ने क्या बोला है, सुनो ध्यान दो। उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 19, 18, क्वेश्चन नंबर 18 या 19 देगा शायद से, पता नहीं, देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बराबर। तो दिया है उन्होंने डेल्टा एच आइस का फ्यूजन, फॉर्मेशन नहीं फ्यूजन है ये, कितना है? ये दिया है 6.01 किलो जूल। डेल्टा एच वाटर का वेपराइजेशन कितनी दिए? ये दिए 40.7 किलो जूल पर मोल, पर मोल। अभी उन्होंने दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब क्या दिया? एस डब्ल्यू दिया है, कितना? 4.18 किलो, किलो नहीं जूल में, ये जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, ध्यान दो। पूछा क्या उन्होंने? पूछा है हम लोगों को कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम, मतलब अपने को मेल्ट तो करना है बट उसको वेपराइज भी करना है। तो क्या बोला है? हीट रिक्वायर्ड, मतलब डेल्टा एच पूछा है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन इजी है, बट उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे H2O जो आइस फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या? पहले H2O लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी सॉलिड फॉर्म में है, वो H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट, बराबर है। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। H2O लिक्विड से H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। बाद में H2O लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा है, ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहे हैं, 0 से 100 और 100 से वापस 100। तो ये होगा लैटेंट हीट। जो भी फेस चेंज होता है, देखो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ये किस में होता है? लैटेंट हीट। लिक्विड टू लिक्विड टेम्परेचर उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्लियर है तक? तो हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सुनो ध्यान दो, ये जो दिया है ना, ये वाला जो पार्ट दिया है वो किसके लिए दिया है? वो 1 मोल के लिए दिया है। कितने, किसके लिए दिया है? 1 मोल के लिए दिया है। तो हम लोगों को सॉल्व करना है किसके लिए? 180 ग्राम के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, तो हम लोग को 180 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है? H2O बोला है, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है? 180, और मोलार मास कितना है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, मतलब कितना? 18। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 10 मोल्स। तो ये जो दिया गया है ना अपने को, ये किसके लिए दिया है? ये दिया है किसके लिए? ये दिया है अपना 1 मोल के लिए। अभी मुझे बताओ, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रिएक्शन होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो 10 है, क्योंकि मेरे को 180 ग्राम को हीट करना है। पहले लैटेंट हीट रहेगा, सेंसिबल हीट रहेगा, लैटेंट हीट। तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, जहां पे H2O in a solid at 0 degree Celsius ice, H2O in liquid
एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा रहेगा, लैटेंट हीट। अभी मुझे बताओ ये जो हीट दिया गया है ये किस पे दिया है, 6.01, 6.01 जो दिया है वो 1 मोल के लिए दिया है, मुझे कितना निकलना है 10 मोल के लिए। तो मुझे बताओ डेल्टा एच नॉट फ्यूजन जो था आइस का वो क्या था, 6.01 किलो जूल पर मोल था, वो किसके लिए था, 1 मोल के लिए था। अगर मेरे को 10 मोल के लिए निकालना है तो डेल्टा एच फ्यूजन आइस क्या रहेगा बताओ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 टाइम तो आएगा 60.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर है पक्का ये वाला। अभी पार्ट 2 क्या बोलता है, पार्ट 2, ये पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 क्या बोलता है, पार्ट 2 में वो होता है कि H2O इन लिक्विड फॉर्म, H2O इन लिक्विड फॉर्म टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन सी हीट होती है, सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट जो फॉर्मूला होता है, हीट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, वो होगा एम एस डेल्टा टी। एम 180 ग्राम बराबर है, एस जो रहेगा, एस स्पेसिफिक हीट जो रहेगा वो रहेगा 4.18 दिया गया है यहाँ पे 4.18। और डेल्टा टी किस में रहेगा, ये किसका, वाटर का है, वाटर का है। डेल्टा टी कितना है, 100 और 0 के बीच में गैप कितना रहेगा, 100 का। तो ये इसकी जो वैल्यू रहेगी, फाइनल वैल्यू रहेगी वो है 75240, कितना है रे, 75240 जूल में। बट मुझे जूल में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किलो जूल में। देखो किलो जूल में आंसर, तो ये आएगा 75.24 किलो जूल। ये आ गया पार्ट 2। पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में ये होगा H2O in liquid form gets converted into H2O in vapor form 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सी हीट है, फेस चेंज कर रहा है तो कौन सी हीट है, लैटेंट हीट। मुझे दिया है ये लैटेंट हीट जो दिया है वो किसके लिए दिया है, 1 मोल के लिए। तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एच नॉट किसके लिए, वेपर के लिए। क्या दिया है, क्या दिया है इन लोगों ने, सॉरी वाटर के लिए, और वेपराइजेशन ने कितना दिया है, 40.7 किलो जूल पर मोल। ओके, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा, ये 1 मोल के लिए, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो 10 मोल के लिए कितना रहेगा बताओ, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या, वाटर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो क्या, 407 किलो जूल। ये पर मोल जाएगा, पर मोल, क्योंकि मैं मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मोल जाएगा, तो आएगा किलो जूल। अभी मुझे बताओ ये फेस चेंज 3 पार्ट में हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज भी 3 पार्ट में होगा, तो टोटल एंथैल्पी क्या रहेगा, डेल्टा एच टोटल क्या रहेगा, 60.1 प्लस 75.24 प्लस 407। एडिशन जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 542.34 किलो जूल। क्लियर है, इसका एडिशन कर लो आपको आंसर आ जाएगा फाइनल। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या किया है। तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट था उन्होंने डेल्टा एच आइस का दिया था जो फ्यूजन वाला पार्ट था 6.0, डेल्टा एच ऑफ वाटर दिया था वेपराइजेशन। ये फ्यूजन और वेपराइजेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट, तो लिख दिया लैटेंट हीट। और उसके बाद सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट 4.18 दिया है। सेंसिबल हीट 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाने के लिए होता है। अभी ये सब जो भी चीज़ें दी है वो 1 मोल की दी है। मुझे पूछा है 180 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, मास अपॉन मोलर मास, मास 180, मोलर मास 18, सॉल्व करूंगा 10 मोल के लिए। तो ये जो भी दिया है वो 1 मोल के लिए दिया था। हम लोग को कितने मोल के लिए निकालना है, 10 मोल। अभी तुम लोग बोले कि सर इधर क्यों नहीं 10 मोल लिया, तो यहाँ पे तो मास का बात कर रहा है, स्पेसिफिक मास के टर्म्स में रहते हैं। देखो ना, यूनिट में ग्राम है, यूनिट में ग्राम है तो मल्टीप्लाई भी किससे किया, ग्राम से मल्टीप्लाई किया। अगर यूनिट में मोल होता तो ना मल्टीप्लाई किससे करता था, मोल से करता था। अभी पार्ट 1 लिया 1 मोल के लिए, 10 मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। पार्ट 2 लिया सेंसिबल हीट एम एस डेल्टा टी, एम 180, एस 4.18, डेल्टा टी 100, सॉल्व किया, आंसर किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सब आंसर किलो जूल में। पार्ट 3 में वापस लैटेंट हीट था, सॉल्व किया, 1 मोल के लिए था, 10 मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। समझ में आ रहा है, आई होप ये पता चला रहेगा ये क्या है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया रहेगा, सपोज में बहुत
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके बता दूंगा। तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है। मैंने जो डिक्टेट किया है वो बीच में रुका के पॉज करके डिक्टेट करके लिखो। यहाँ पे लैटेंट हीट है, यहाँ पे सेंसिबल हीट है, यहाँ पे भी लैटेंट हीट है। फ्यूजन, सेंसिबल हीट, वेपराइजेशन। क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। तो आज के लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट हम लोग डिस्कस किया, जहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन देखा, न्यूमेरिकल्स देखे। तो 5-6 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लेक्चर हो गया है। तो लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं विथ हेसलॉक इन न्यूमेरिकल्स और हेसलॉक का थ्योरी। टिल देन वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, सारे वीडियो को रिवाइज करो बराबर से। अगले लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखा रहेगा तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ हेस लॉ एंड हेस लॉ की न्यूमेरिकल। टिल देन बाय बाय।